वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पर्टिकुलर यूनिट का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं, जिससे मैंने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सारी थ्योरी बताने वाला हूं। और नेक्स्ट वीडियो और एक अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल बता दूंगा इस पर्टिकुलर यूनिट के। ठीक है, हालांकि न्यूमेरिकल में आपके पास दो तीन वेराइटी है, बट हम प्रेफर करने वाले हैं COP वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सीओपी वाला न्यूमेरिकल क्या होता है, जिसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एक आपका हीट इंजन होता है, फिर एक आपका हीट पंप होता है, और एक आपका रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, सो जब आप हीट पंप या रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो यहां पर क्या निकलता है, सीओपी निकलता है, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। काफी इजी न्यूमेरिकल होता है, बना के डाल दूंगा इस वीडियो के बाद में। सो मत, जागते रहो। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो कल पास हो जाएगा। ठीक है ना। और हीट इंजन की जब हम बात करते हैं तो उसकी अपनी एफिशिएंसी निकलती है। तो जैसे हीट इंजन की एफिशिएंसी निकलती है, वैसे ही हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकलता है। तो इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होता है वो इस वीडियो के बाद में तुरंत बना के डाल दूंगा मैं। ठीक है ना। इसमें हम पूरा थ्योरी देखने वाले हैं, बिकॉज थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मिला के टोटल 14 मार्क्स होते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। और यूनिट 2 इज वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट्स गाइस। ठीक है, इसकी थ्योरी जो है वो सबसे इजीएस्ट है, तो इसको स्किप मत करना, ध्यान से इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओवरऑल हमें जो भी थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ना है वो मैंने यहाँ पर अलग से लिख लिया है, कि एक एक करके हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कैल्यूसेक्स लॉ, एवोगेड्रोस लॉ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और पीवीटीएस डायग्राम। ठीक है, इसके बाद जैसे ये खत्म होता है तो फिर हम रिजर्वायर के बारे में जानेंगे, आपका हीट पंप क्या होता है, हीट सिंक क्या होता है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है, क्लॉजियस स्टेटमेंट होता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हीट रिजर्वायर, हीट सिंक को लेकर होते हैं, और बहुत ही ज्यादा इजी है। खाली नाम इनका डिफिकल्ट है, केल्विन प्लैंक क्लॉजियस, बट एवरीथिंग इज गोना बी वेरी वेरी इजी गाइस। ठीक है, एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइडियल गैस के बारे में, बिकॉज ये पूरा यूनिट ही आपका आइडियल गैस के बारे में है। ठीक है ना। तो देखो यार, आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस एक उस टाइप की गैस होती है जो सारे गैस लॉस को ओबे करती है, फॉलो करती है। ठीक है, आइडियल गैस इज अ गैस दैट फॉलोज ऑल द गैस लॉस। कौन कौन से गैस लॉस होते हैं भाई आपके, आपका बॉयल्स लॉ होता है, आपका चार्ल्स लॉ होता है, आपका एवोगेड्रोस लॉ होता है, आपका गैल्यूसेक्स लॉ होता है। तो जितने भी आपके लॉज होते हैं ना, वो सारे लॉस को आपकी जो आइडियल गैस होती है वो फॉलो करती है ना। तो दिस इज हाउ सिंपल डेफिनेशन। आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है उसको हम पीवी इज इक्वल टू एम आर टी लिखते हैं। कुछ कुछ जगहों पे आप देखोगे कि उसकी इक्वेशन को पी वी इज इक्वल टू एन आर टी भी लिखा जाता है। आपकी दोनों ही इक्वेशंस करेक्ट है, आप इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, आप इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। बस फर्क ये पड़ता है कि जब आप पी वी इज इक्वल टू एम आर टी लिख रहे हो तो यहाँ पे आर की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, है ना। ये मेरे ख्याल से उस समय 287 जूल पर केजी केल्विन रहती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। यस, जूल पर केजी केल्विन रहती है। और जब आप ये लेते हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला फॉर्मूला, तो उस वक्त आर की वैल्यू 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन होती है। ठीक है ना। तो हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी फिलहाल इन वैल्यूज का कोई आपका मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि हम एम आर टी लिखें कि एन आर टी लिखें। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिखें, दोनों सही है। बस एम आर टी में आर की वैल्यू अलग होती है, एन आर टी में आर की वैल्यू अलग होती है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आइडियल गैस के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख देना कि ऐसी गैस जो सारे गैस लॉस को फॉलो करती है, इट इज कॉल्ड एज आइडियल और परफेक्ट गैस। उसकी ये इक्वेशन होती है, और इक्वेशन में पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, टी टेम्परेचर होता है, एम मास होता है, और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला। तो आइडियल गैस का थ्योरी आपको मिल चुका है। इस वीडियो में जो कुछ मैं करा रहा हूं इसका पीडीएफ बना के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरे एप्लीकेशन में। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड करो। वहां पे ईटी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स होगा, क्लिक करना। ईटी थर्मोडायनेमिक्स फ्री पीडीएफ करके होगा। ठीक है ना। पेड वाला कोर्स भी अपन लाएंगे पॉसिबली नेक्स्ट सेमेस्टर में, है ना। तो फ्री पीडीएफ करके जो थर्मोडायनेमिक्स का है वहां क्लिक करना, तो वे सारी पीडीएफ्स दिख जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अलग अलग टाइप के लॉ की, कौन कौन से लॉ हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें दो तीन लॉस पढ़ने हैं, और वो सारे के सारे लॉ जो हैं वो आपकी इस आइडियल गैस की इक्वेशन को अगर आप याद रख लोगे, है ना, आप इस आइडियल गैस की इक्वेशन को याद रख लोगे तो सारे लॉस आपके इजी हो जाएंगे।
ठीक। तो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी में मैं कहता हूं आप पीवी इज इक्वल टू आर टी या फिर पीवी इज इक्वल टू टी, सिर्फ इतने पे फोकस करो। ठीक है। तो कैसे कैसे आपके अलग अलग लॉ बनते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। तो आपकी एक इक्वेशन थी ना, क्या इक्वेशन थी, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। तो मैं फिलहाल एम और आर को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ पीवी और इज इक्वल टू टी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इन लॉस की बात करते हैं तो आप अगर मान लो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिख रहे हो तो आर तो आप जानते हो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, करेक्ट है ना। तो एन की अगर हम बात करें तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर दूं, या मैं पी वी इज इक्वल टू एम आर टी बोल रहा हूँ और मैं मास को फिक्स कर दूं, है ना। तो अगर मैं मास की वैल्यू को फिक्स कर दे रहा हूँ कि 1 यूनिट का मास है और आर की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को मैं अगर साइड कर दूं तो मैं देखूंगा कि सिर्फ मेरे पास 3 लोग बचते हैं खेलने के लिए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, है ना। अगर आप मास को और आर को फिक्स्ड कर देते हो, ठीक है, आर तो ऑलरेडी फिक्स्ड है आपका, मास को फिक्स्ड कर देते हो, है ना। सो हम बात करते हैं यूनिट मास के लिए, मतलब 1 यूनिट का मास, तो एम की वैल्यू 1 हो गई, फिक्स हो गई। तो उस वक्त पी वी और टी ये 3 ही बचते हैं आपके पास खेलने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। अब मैं अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूं तो मेरा एम आर और टी तीनों रिमूव हो जाएगा, है ना। आपकी इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी आपकी, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। आर आपका ऑलरेडी कांस्टेंट था, आपने जैसे ही बोला यूनिट मास की बात कर रहे हैं तो एम पी कांस्टेंट हो गया, और यूनिट मास में मैं कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहा हूं तो टी भी कांस्टेंट हो गया। तो अब मैं इन तीनों को रिमूव कर सकता हूं और इन तीनों की जगह क्या लिख सकता हूं, पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को मैं सी लिखूंगा, है ना। तो जब P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलता है, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका बॉयल्स लॉ। इसकी अंग्रेजी देख लेते हैं कि 1 यूनिट मास में अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहा हूं, है ना, तो उस वक्त मेरा P इंटू वी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका वॉल्यूम जो है वो गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैं बताता हूं। देखिए आपने बोला ना P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पी हो गया, हाँ जी हो गया। ठीक है, मतलब वॉल्यूम की प्रोपोर्शनलिटी कैसे आ गई, 1/p से। ठीक है, मतलब पी नीचे है वॉल्यूम ऊपर है। अब होगा क्या कि अगर आप अपने प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप अपने प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ऊपर जाते समय, वैसे वैसे क्या होता है, आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है ना। या प्रेशर को आप कम करने की कोशिश करोगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेशन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे कंटिन्यूअसली तो उस वजह से क्या होगा, आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आप अपने मास, एक यूनिट मास को ले रहे हैं और उसमें टेम्परेचर को फिक्स कर दे रहे हैं तो ये पूरा रीजन फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया तो इसको बोल देंगे हम क्या, कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं मतलब पी इंटू वी कांस्टेंट है, पी इंटू वी कांस्टेंट है, मतलब अगर मेरा प्रेशर नीचे आ गया तो वॉल्यूम और प्रेशर कैसे, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है ना। अब एग्जाम में भी आपको क्या करना है, इस फिगर को डेफिनेटली बना के आना है, और साथ ही साथ में जब आप P इंटू वी इज इक्वल टू सी लिख रहे हैं, ठीक है ना, आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने बोला ना वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो आपको शुरुआत भी ऐसे ही कर देनी है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे आता है, 1/p। ठीक है, अगली स्टेप में तुम क्या लिख दोगे, P अगर ऊपर जाएगा तो P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना। P इंटू वी कॉन्स्टेंट है, मतलब क्या कि आप P1 इंटू वी वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, P2 इंटू वी टू। मतलब जब भी आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे किसी एक कंडीशन में, वो बराबर होगा किसी दूसरी कंडीशन के प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के, है ना। इसका मीनिंग अगर आप ग्राफ में देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि मान लीजिए मैंने एक स्टेट लिया, है ना, तो ये वाली स्टेट है, इस पे इसका अपना प्रेशर है, इसका अपना वॉल्यूम है। तो इसका प्रेशर मान लो P1 है और इसका वॉल्यूम कितना है, V1 है। फिर मैं एक दूसरी स्टेट पे आ गया, तो इस दूसरी स्टेट का मेरा प्रेशर क्या होगा, P2, और वॉल्यूम क्या होगा, V2। तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर होगा, इस वाले पॉइंट के प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में इस तरीके से वेरिएशन होता है, इसको हम क्या बुलाते हैं, बॉयल्स लॉ बुलाते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक बार लिख के देखना, समझ में आ जाएगा, बड़ी सिंपल चीज है। जैसे बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को फिक्स किया था, ठीक है, वैसे ही अगला लॉ है आपका चार्ल्स लॉ, है ना। ये मैंने इस तरीके से बना दिया, आपको जो लिखना है एग्जाम में इससे लिख के आना है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है,
अब की वही इक्वेशन को याद रखो, इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी। आर तो पहले से मेरा कांस्टेंट होता है, मैंने फिर से यूनिट मास की बात की, यूनिट मास बोला मतलब एम भी कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा हूं मैं, मतलब इस बार कौन कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर, मास और आर कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर, या हम बोल सकते हैं सही भाषा में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। वॉल्यूम और टेम्परेचर साथ साथ डिपेंड करेंगे, तो हम इसमें क्या बोलेंगे भाई, मेरा जो वॉल्यूम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब आप क्या बोलोगे कि अगर साथ में प्रोपोर्शनलिटी है तो अब टेम्परेचर नीचे आएगा, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। वॉल्यूम बाय टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब अगर मैं V1 डिवाइडेड बाय T1 लिखता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2, है ना। V बाई टी कांस्टेंट है, मतलब V बाई टी एक फर्स्ट पॉइंट पे इज इक्वल टू V बाई टी एक सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, इसके लिए ये ग्राफ बना दीजिएगा, इसका न्यू ओरिजिन इस तरीके से दिखा देना। ध्यान में रखिएगा, इस बार आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही तो आपको VT का ग्राफ बनाना है। पिछला वाला था आपका बॉयल्स लॉ, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही तो आपको पीवी का ग्राफ बनाना था। तो किस में कौन सा ग्राफ बनाना है ध्यान रखना है, बाकी हर एक चीज आइडियल गैस की इक्वेशन से हो जाता है। तो चार्ल्स ने बोला था प्रेशर कांस्टेंट है, तो वी और टी में रिलेशन मिल गया। बॉयल्स ने बोला था टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी और वी में रिलेशन मिल गया था, करेक्ट है ना। तो एक बार हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले चुके हैं, एक बार हम प्रेशर कांस्टेंट ले चुके हैं। तो अगली बार जो भाई साहब आएंगे, है ना, गैलियो सिक्स लॉ वाले, वो क्या बोल देंगे आपका कि इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो अब तो तुम थोड़े से प्रो हो चुके हो, तुमको पता है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी होता है, आर पहले से कांस्टेंट होता है। जैसे ही मैंने फॉर अ यूनिट मास बोला, मतलब एक यूनिट का मास, तो मास भी कांस्टेंट हो गया, है ना। मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अब रिलेशन किस में बनेगा, प्रेशर और टेम्परेचर में। तो प्रेशर और टेम्परेचर साथ साथ लिखिए ना, प्रेशर इज इक्वल टू टेम्परेचर, है ना, बनता क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो हम इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल है वो टेम्परेचर के। ठीक है, तो टेम्परेचर इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो प्रेशर बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। पी बाई टी कांस्टेंट है, मतलब हर एक सिचुएशन में पी बाई टी दूसरे सिचुएशन के पी बाई टी के बराबर होगा, है ना। हर एक सिचुएशन में पी बाई टी जो है वो दूसरे सिचुएशन के पी बाई टी के बराबर होगा, है ना। मतलब एक सिचुएशन का पी बाई टी इज इक्वल टू दूसरे सिचुएशन का पी बाई टी, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये होता है आपका गैलियो-सेक का लॉ। ओके, चलिए, आई होप आप लॉस समझ गए होंगे। इसी चीज को मैंने थोड़ा साफ अच्छे तरीके से लिख दिया, तो तुम एग्जाम में ऐसा लिख के आना। तो बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, और गैल्यूसेक लॉ हो गया। इन तीनों के लॉ के होने के बाद अब चौथा लॉ आता है, विच इज एवोगैड्रोस लॉ। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो आइडियल गैस की इक्वेशन की बात कर रहे थे, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। आर हमारा पहले से कांस्टेंट है, और हर बार हम यूनिट मास की बात करते थे। पहले वाले में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट बोला, तो पीवी की इक्वेशन मिल गई। दूसरे वाले में हमने प्रेशर को कांस्टेंट बोला, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन मिल गया था। तीसरे वाले में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट बोला, तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन मिल गया था। तो शुरू के तीन लॉस तो बहुत ईजी हैं। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है, देखो एवोगैड्रो लॉ बेसिकली क्या करता है, वो कह रहा है, सिंपल सी अंग्रेजी में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, और यहीं पे एक्चुअली तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो तुमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, उस बॉक्स का एक सर्टेन प्रेशर है, उसका एक सर्टेन टेम्परेचर है, ठीक है, और उस बॉक्स में तुमने एक आइडियल गैस भर दी है। ठीक है, इसको थोड़ा साफ सही तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो हमने एक बॉक्स बनाया, उसका एक अपना प्रेशर है, अपना टेम्परेचर है बॉक्स के अंदर, और हमने उसमें एक आइडियल गैस भर दी, उसका नाम है आइडियल गैस नंबर 1। एक सर्टेन वॉल्यूम पे हमने डाल दिया। फिर हमने इसी सेम प्रेशर टेम्परेचर का एक दूसरा बॉक्स लिया, उसमें हमने दूसरी वाली आइडियल गैस डाल दी सेम वॉल्यूम पे। तो अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहां वाले में एक आइडियल गैस है जिसका नाम गैस 1 है, यहां पे दूसरी गैस है जिसका नाम गैस 2 है। लेकिन गैस 1 और गैस 2 दोनों ही सेम प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम पर है। ठीक है ना। तो अगर गैस 1 और गैस 2 सेम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पर होते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1 विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2। यही कहता है तुम्हारा एवोगैड्रो लॉ। क्या कहता है, अगर इक्वल वॉल्यूम है दो डिफरेंट आइडियल गैसेस का, है ना, दो गैस 1 गैस 2 दो डिफरेंट आइडियल गैसेस का अगर इक्वल वॉल्यूम है, और उन्हें मैं इक्वल प्रेशर एंड टेम्परेचर पे रख दूं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2 के बराबर हो जाएंगे। हो गया एवोगैड्रो लॉ, समझ में आ गया। लिख देना ये अंग्रेजी इस टाइप का फिगर बना देना, काम तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर होता है, बस इतना ही है। और यही अंग्रेजी लिखनी है
कि तुम्हारा जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इक्वेशन होता है आइडियल गैस का, उस इक्वेशन में जो आर होता है उसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं. So universal gas constant is denoted by R. It is a fundamental physical constant in the ideal gas equation. जो ideal gas equation उसमें जो constant होता है उसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बुलाते हैं. आर की दो वैल्यूज पॉसिबल है. अगर मैं फॉर्मूला पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिख रहा हूं तो आर की ये वैल्यू यूज होती है. अगर मैं फॉर्मूला पी वी इज इक्वल टू एम आर टी लिख रहा हूं, दोनों ही फॉर्मूलाज करेक्ट है, तो आर की ये वाली वैल्यूज होते हैं. 99% ऑफ द केसेस में जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वाली चीजें यूज में आती है. ठीक है ना. चलो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की भी डेफिनेशन हमने समझ ली. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं एंथैल्पी की. देखो एंथैल्पी हमने पिछले वाले यूनिट में भी पढ़ रखा था. एंथैल्पी को एच से डिनोट किया जाता है. यू होता है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी और पी होता है तुम्हारा फ्लो वर्क. तो जब आप इंटरनल एनर्जी को फ्लो वर्क में ऐड करते हो तो तुम्हें एच मिल जाता है, जिसे हम एंथैल्पी बुलाते हैं. पिछले वाले यूनिट में हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखी थी, है ना. उसमें हमने एच के बारे में जिक्र किया था. उसकी ये डेफिनेशन है. हर एक चीज आपकी जूल्स में होती है. ठीक है. एंथैल्पी जूल्स में कैलकुलेट होती है, आपकी इंटरनल एनर्जी भी जूल्स में पुटअप होगी, आपका जो फ्लो वर्क है पी इंटू वी को वर्क डन बुलाते हैं, फ्लो वर्क, वो भी आपका जूल्स में ही रहता है. ठीक है. चलिए आगे की डेफिनेशन देखते हैं. अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है. ये होते हैं तुम्हारे पीवी एंड टीएस डायग्राम्स. इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. तो टोटल तुम्हारे पास 5 अलग अलग प्रोसेस होते हैं. ठीक है. इन पांचों प्रोसेस पे तुम्हें पीवी और टीएस डायग्राम पूछ सकता है. ऐसे लास्ट वाले पे थोड़े चांसेस कम है ना. मोस्टली शुरू के 4 वाले पे फोकस करना. तो ठीक है. तो ये वैसे ही मिलता जुलता है जैसे थोड़ी देर पहले हम एक इक्वेशन नहीं देख रहे थे, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, आपका आइडियल गैस का इक्वेशन. तो हमने देखा था एक बार हमने प्रेशर को कांस्टेंट बोला था, है ना. तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बुलाते हैं, आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है. तो इस प्रोसेस का हमें क्या देखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ किस तरीके से बनेगा. समझ में आ गया. और साथ ही साथ में हमें सेम प्रोसेस का क्या देखना है कि टेम्परेचर और एंट्रोपी, टीएस डायग्राम. ठीक है. तो टीएस डायग्राम कैसा बनेगा. फिर उसके बाद हम पी वी इज इक्वल टू एम आर टी तो सीख रहे थे. अगला प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम. मतलब अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो फिर अब मेरा पीवी डायग्राम कैसा बनेगा, अब मेरा टीएस डायग्राम कैसा बनेगा. वैसे ही मैं एक और बार ऐसे इक्वेशन लिख रहा हूं और इस बार मैं अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो अब मेरा पीवी डायग्राम कैसा बनेगा, मेरा टीएस डायग्राम कैसा बनेगा. तो ये डायग्राम्स को हमें देखना है. डायरेक्ट एग्जाम में लिखने के लिए आता है डायग्राम्स के बारे में. ठीक है ना. इनके अपने अपने नाम भी होते हैं और डायग्राम को याद करना बहुत ईजी होता है. ठीक है. तो मैं फटाफट से आपको डायग्राम्स दिखा देता हूँ, है ना. सबसे पहला डायग्राम जो है हमारा पीवी एंड टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर वाले का है. अब देखो कांस्टेंट प्रेशर वाले को हम आइसोबारिक प्रोसेस बुलाते हैं. ठीक है ना. इस प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, यही इसकी अंग्रेजी है. ठीक है. अब एग्जाम्पल लिखना कभी मत भूलना. जब भी आप इन टाइप की चीजों को करते हो आपको एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है दोस्त. तो आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट होता है. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एक सिलेंडर लिया जिसका मूवेबल पिस्टन है. मूवेबल पिस्टन मतलब क्या, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो पिस्टन ऊपर मूव कर सकता है. ठीक है. मूवेबल पिस्टन. तो अगर आप बहुत सारी हीट एनर्जी दोगे, इसको गर्म कर दोगे, गैस गर्म हो जाएगी. गैस गर्म होगी तो फिर इधर उधर हाथ मारने लगेगी. तो जैसे जैसे गैस गर्म होगी वो वैसे वैसे पिस्टन को पुश करने लगेगी और पिस्टन धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा. मतलब पिस्टन प्रेशर बनाने नहीं देगा वहां पे. जैसे अगर आप इमेजिन करो इसकी जगह एक कुकर होता, तो कुकर के नीचे आग लगाते हो, कुकर ऊपर से सील्ड होता है, तो हाई प्रेशर बन जाता है कुकर के अंदर, है ना, गर्मी एनर्जी की वजह से. लेकिन पिस्टन क्योंकि अटैच्ड नहीं है यहाँ पे, पिस्टन सील नहीं कर रहा है इसको, इसलिए जैसी एनर्जी दोगे तो वो हाई प्रेशर बनाने नहीं देगा, वो प्रेशर को वापस नॉर्मल ला देगा. वो मूव कर जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा पिस्टन, तो ज्यादा जगह बन जाएगी, तो प्रेशर नहीं बन पाएगा. कांस्टेंट प्रेशर में ये होता है ना. सिंपल सा एग्जांपल दे दिया तुमने. पीवी डायग्राम, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर की लाइन तुम्हारी स्ट्रेट लाइन आएगी और वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो जाएगा. ये है तुम्हारा पीवी डायग्राम. टीएस डायग्राम तुम याद कर लेना कि प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो ऐसी एक लाइन जाती है ऊपर की तरफ, हल्के से कर्व में जाती है, बिल्कुल बहुत हल्का सा कर्व रहता है. ठीक है. तो ये पीवीटीएस डायग्राम हो गया तुम्हारा. अब इसके पीछे देखो बहुत सारी चीजें होती है. मतलब लोग बोलते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है, तो आपको ये चीजें भी लिखनी होती हैं. देखो ये डिपेंड करता है. मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इन सब चक्करों में मत पड़ो. तुम्हें पीवीटीएस डायग्राम बनाने के लिए बोलता है, तुम पीवीटीएस डायग्राम बना देना. कुछ और पूछता है तो भी तुम पीवीटीएस डायग्राम बना के आ जाना, क्योंकि वो पीवीटीएस डायग्राम पूछेगा ही पूछेगा तुमसे. ठीक है. चलिए
सेकंड वाले की बात करते हैं इस बार कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। तो अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम है, एग्जाम्पल कैसे दोगे? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को फिक्स कर देना, क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर है तो फिर वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता। अब क्लोज्ड कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैस है और अब मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया। ये कुकर की तरह है, कुकर के अंदर दाल है, क्लोज्ड कंटेनर है, कुकर सील है, गर्म करोगे तो हाई प्रेशर पे जाएगा वो, है ना। तो क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा थ्रू आउट, देखो इस प्रोसेस में क्या होगा कि मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। मैं गर्म करूंगा तो मेरा प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, लेकिन मेरा वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम फिक्स्ड है मेरा, है ना, क्योंकि मैंने कंटेनर का साइज फिक्स कर दिया, बट प्रेशर बढ़ेगा। और इसका टीएस डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है आपका, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एंट्रोपी बढ़ती है, ये टीएस डायग्राम है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट बना देना, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो पिछली बार वॉल्यूम कांस्टेंट था हमारा तो ऐसा बनेगा, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट था तो ऐसा डायग्राम बना था, और यहाँ पे क्या आ रहा था, तुम्हारा वर्क डन आ रहा था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कैसा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर सीधी स्ट्रेट लाइन चलेगी, वो प्रेशर की तरफ आ गई। बड़ा आसान है याद करना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है पीवीटीएस डायग्राम कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है कि अगर तुम इस कंटेनर को सील करके रखते तो ये बन जाता कुकर की तरह, ठीक है ना। तो ये बहुत हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है यहाँ पे। लेकिन अगर तुम सील करके नहीं रख रहे हो तो ये कंटिन्यूसली तुम गर्म कर रहे हो, गर्म करने से पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम हवा में चली जा रही है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है, ठीक है। 100 डिग्री का अगर तुमने हीटिंग लगाया तो 100 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, क्योंकि ना ही कोई प्रेशर बढ़ रहा है ना ही कोई वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, अगर आप चेंजेस करोगे, वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है तो फिर टीएस डायग्राम बनाना बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि देयर इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। और पीवी डायग्राम तो वैसे ही वर्क करेगा। पीवी डायग्राम को भूलना मत। क्यों नहीं भूलना? देखो हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, यहां से याद रख सकते हो। तो जब टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहता है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है ना, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू सी बाय पी, मतलब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो बॉयल्स लॉ की तरह है ना, कि वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम को कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से पीवी डायग्राम याद आ जाएगा इसका। और टीएस डायग्राम तो इजी है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये तुम्हें बस याद करने के तरीके बता रहा हूं मैं। लास्ट वाला एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस भी वैसा ही है तुम्हारा, कांस्टेंट टेम्परेचर के जैसा ही, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा जब कांस्टेंट टेम्परेचर तो पी इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में पी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, ये गामा लिखा हुआ है, ओके। तो नॉर्मल पी इंटू वी का ग्राफ अगर ऐसा आ रहा है तुम्हारा, तो थोड़ा नीचे से आता है तुम्हारा पी इंटू वी की पावर गामा का ग्राफ, एडियाबैटिक का ग्राफ। तो पीवी का अगर याद है तो फिर एडियाबैटिक ग्राफ ही याद आ जाएगा, ठीक है ना। और एडियाबेटिक में ध्यान रखना, इसका एक्सप्लेनेशन देना। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट ना ही सिस्टम के अंदर जाती है ना ही सिस्टम से बाहर जाती है। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस हम जब भी कराते हैं तो हम जो कंटेनर यूज करते हैं वो कैसा कंटेनर होता है? एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है। तो एक इंसुलेटेड कंटेनर मतलब ना ही एनर्जी बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, उसमें मैंने बहुत सारी गैसेस भर दी और फोर्स लगा के प्रेशर क्रिएट करने लगा, ठीक है ना। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने से क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जगह कम पड़ेगी, जगह कम पड़ेगी तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम के डिक्रीज होने से प्रेशर बढ़ता जाएगा। सो दिस इज हाउ एडियाबेटिक प्रोसेस हैपेंस, ठीक है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। जैसे कंप्रेस करना है एक गैस को एक इंसुलेटेड सिलेंडर में, इंसुलेटेड सिलेंडर मतलब ना ही एनर्जी बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। अंग्रेजी इसकी सब लिखी हुई है, ये सारी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लो, वहां जाके इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के कोर्स पे क्लिक करना। फ्री पीडीएफ, दो अलग अलग कोर्सेस हैं, वैसे पेड वाला भी बना नहीं है, बट ईटी इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स फ्री पीडीएफ करके जो लिखा है वहां पे, उस वाले कोर्स पे क्लिक करना तो यूल गेट द फ्री पीडीएफ वहां पे, ठीक है। 10-12 रुपए का 50-60 रुपए का कुछ पेमेंट दिखाता है, पेमेंट मत करो, डायरेक्ट अंदर दिख जाता है। इस सेमेस्टर में तो है, अगले सेमेस्टर में पेड हो सकता है। आगे आते हैं नेक्स्ट वाले इस पे, विच इज लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मीनिंग क्या है इसका समझाता हूं तुमको। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता था? फर्स्ट लॉ कहता था कि मेरी पूरी की पूरी हीट एनर्जी को मैं वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या पूरे के पूरे वर्क को मैं हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरी एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या तो हीट एनर्जी से वर्क में कन्वर्ट हो जाती है या वर्क से वापस हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ये कहता था फर्स्ट लॉ। तो वही चीज हमने लिख रखी है पहले। बट हमसे फर्स्ट लॉ नहीं पूछ रहा, हमसे लिमिटेशन पूछ रहा है। लिमिटेशन मतलब कहाँ जाके आपका फर्स्ट लॉ फेल होगा। तो उसकी लिमिटेशन क्या है? उसकी लिमिटेशन ये है कि हम
हर एक केस में हीट को वर्क में कन्वर्ट करके वापस वर्क से हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आइडियली थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ऐसे होना हमेशा पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? ये ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल देके समझना। मान लो कि आप अपने घर में ठंड के समय क्या कर रहे हो, एक हीटर चालू कर रहे हो। हीटर में क्या होता है? हीटर में आपका करंट फ्लो होता है कहाँ पे? एक रेजिस्टर के थ्रू, ठीक है ना। हीटर के अंदर क्या लगा रहता है? एक मेटल का रेजिस्टर लगा होता है ना। ओके। तो जब आप करंट फ्लो कराते हैं रेजिस्टर में तो क्या होता है? हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो वो हीट जनरेट होकर सराउंडिंग पे जाती है ना। ओके। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि आपने एक रूम में हीटर लगा रखा है ठंड के मौसम में, है ना। तो आप जब बिजली देते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो कॉइल गर्म होती है, कॉइल गर्म होकर सराउंडिंग में हमको हीट फील होती है, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रिसिटी मेरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर पूरे सराउंडिंग में चली गई। अभी तक तो काम कर रहा है, जितनी मैंने एनर्जी प्रोड्यूस की थी वो सराउंडिंग में चलेगी, फर्स्ट लॉ अभी तक काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा करने की कोशिश करूं, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा कि आपके पास एक हीटर रखा हुआ है, ठीक है। आप उस हीटर में अगर हीट एनर्जी सराउंडिंग से देने की कोशिश करो तो क्या वो बिजली बना के करंट फ्लो करने लग जाएगा? नहीं करेगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी देता हूं तो वो कॉइल को गर्म करके सराउंडिंग में हीट दे सकता है, लेकिन सराउंडिंग हीट अगर इसको देता हूं तो ये उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएगा। मतलब मैं एक जगह क्यू से डब्ल्यू पहुंच रहा हूं बट वापस नहीं आ पा रहा हूं। तो यही लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ का। और ये जो मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया ना, यही एग्जांपल आपको सिंपल सी अंग्रेजी में डायग्राम बना के लिख देना है। वही डायग्राम जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देना मतलब एक तरीके से वर्क दे रहे हो, वर्क दे रहे हो तो वो रूम को ठंडा गर्म कर देगा, मतलब आप रूम को हीट एनर्जी दे देगा। लेकिन अगर आप उसको हीट एनर्जी दे दोगे तो फिर वापस से वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं करके देगा, है ना। तो फर्स्ट लॉ जो कहता है वो सही कहता है कि एनर्जी क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो वर्क से हीट में कन्वर्ट होती है या हीट से वर्क में कन्वर्ट होती है। बट वो डायरेक्शन स्पेसिफिक है। क्या स्पेसिफिक है? डायरेक्शन स्पेसिफिक है ना, कि वो डायरेक्शन पे फोकस करता है। ओके। इट इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस, वो हर डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए सेकंड लॉ बनाया गया था, और सेकंड लॉ बनाने से पहले उन्होंने कुछ चीजों को स्पेसिफाई किया है। अगर आप सेकंड लॉ सीखना चाहते हैं तो उसके पहले आपको समझना पड़ेगा थर्मल रिजर्वायर क्या होता है। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। थर्मल रिजर्वायर क्या होता है? थर्मल रिजर्वायर तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब एक बहुत बड़ा एरिया जिसके पास इतनी सारी हीट एनर्जी है कि मैं अगर उसमें छोटी सी हीट एनर्जी को ऐड कर दूं या थोड़ी सी हीट एनर्जी बाहर ले लूं तो इसके हीट एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि समुंदर, समुंदर से एक ग्लास पानी बाहर निकाल लोगे या समुंदर में एक ग्लास पानी डाल दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही हीट रिजर्वायर्स इज मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या होती है? वाटर बॉडीज की तरह होता है, ठीक है ना। हीट रिजर्वायर क्या होता है? हीट रिजर्वायर एक ऐसा सिस्टम होता है, वो हाइपोथेटिकल है, मतलब किसी भी चीज के पास इतनी एनर्जी नहीं हो सकती सिवाय सूरज के। सूरज में अगर थोड़ी सी हीट दोगे या सूरज से थोड़ी हीट बाहर ले लोगे तो कोई सूरज को फर्क नहीं पड़ने वाला। सूरज कैन बी कॉल्ड एज अ थर्मल रिजर्वायर, इतना सारा हीट एनर्जी। अर्थ में देखोगे तो देर इज नथिंग लाइक दैट, है ना। सो विल से कि इट इज अ हाइपोथेटिकल बॉडी विद अ रिलेटिवली लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है ना। जो थोड़ा बहुत सप्लाई कर दे या थोड़ा बहुत उसको दे दिया जाए तो उसकी खुद की एनर्जी में कोई फर्क नहीं आने वाला, बहुत एनर्जी वाला होता है, ठीक है। दो टाइप के थर्मल रिजर्वायर होते हैं। वो अगर मेरा थर्मल रिजर्वायर आपको एनर्जी दे रहा है तो उसको हम क्या बुलाएंगे? सोर्स। रिजर्वायर दैट सप्लाइज थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो अगर सप्लाई कर रहा है तो वो सोर्स कहलाएगा। लेकिन अगर वो अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको क्या बुलाएंगे? सिंक बुलाएंगे। जैसे कि मैं समुंदर से एक गिलास पानी निकाल रहा हूं तो समुंदर मेरा सोर्स हो गया, और समुंदर में एक गिलास पानी डाल रहा हूं तो मैं वहां पे सिंक कर रहा हूँ, समुंदर में डाल रहा हूँ तो वो मेरा सिंक हो गया, ठीक है, एक तरीके से, है ना। तो थर्मल रिजर्वायर हिंदी समझा दिया, अंग्रेजी यहाँ लिखी हुई है, एक बार पढ़ लीजिएगा, मतलब आप समझ जाएंगे। ओके। अब थर्मल रिजर्वायर समझने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हीट इंजन एंड हीट पंप। इसका थ्योरी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो हीट इंजन क्या होता है, हीट पंप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो यार दोस्त, हीट इंजन और हीट पंप काम पे कैसे करते हैं दोनों दिखा देता हूँ। ये पहला वाला जो दिख रहा है तुमको ये हीट इंजन है, दूसरा वाला जो दिख रहा है तुमको हीट पंप है। हीट इंजन में क्या होता है? आप ऑलरेडी एक हायर टेम्परेचर से एनर्जी लेते हो और उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हो।
क्या करते हो, हायर टेम्परेचर से एनर्जी लेते हो और उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हो। पर आप पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पाओगे क्या? नहीं। कोई भी इंसान 100% एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है ना। तो पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आप इसमें से थोड़ी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर दोगे और बाकी की एनर्जी क्या होगी, वो सराउंडिंग्स में फैल जाएगी, है ना। तो एक बड़े रिजर्वायर से एनर्जी लिया, उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया और वो छोड़ दी गई बाकी की एनर्जी। हीट पंप इसी का उल्टा करता है। हीट पंप क्या करता है, हीट पंप बोलता है कि मैं इस वक्त लो एनर्जी पे हूं, ठीक है, तो आप मुझ पे वर्क करो, और जब आप मुझ पे आके वर्क करोगे तो आप मेरी लो एनर्जी को हायर एनर्जी पे पहुंचा दोगे। समझ में आया? ठीक है ना। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 इन बोथ द केसेस, ठीक है। हायर टेम्परेचर T1 है, लोअर टेम्परेचर T2 है। तो लोअर टेम्परेचर से मुझे हायर टेम्परेचर पे पहुंचाना, तो मुझे सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आपका हेयर ड्रायर है ना, आप जब इलेक्ट्रिकल वर्क उसको देते हो तो वो ठंडी हवा को गर्म हवा में कन्वर्ट करता है, तब वो कोल्ड हवा को हॉट हवा में कन्वर्ट करता है जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वर्क देते हो। तो हीट पंप क्या करता है, वर्क लेके लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पहुंचाता है। और हीट इंजन क्या करता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पहुंचाता है, और वो पहुंचाने के चक्कर में वर्क को रिलीज करता है, मतलब एनर्जी रिलीज करता है। तो हीट इंजन हायर एनर्जी लेके वर्क करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। हीट पंप बाहर से वर्क लेगा और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे पहुंचने की कोशिश करेगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब ये तो मैंने डिफरेंस समझा दी, इनकी अंग्रेजी देख लो अपनी अपनी, ठीक है ना। तो हीट पंप को क्या बोलोगे, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस जो क्या करता है, हीट को रिसीव करता है और उसको वर्क में कन्वर्ट करता है और बची हुई हीट को रिलीज कर देता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसने पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। देर इज नो इंजन विच इज 100% एफिशिएंट। हमेशा कोई ना कोई हीट बाहर रिलीज होगी, ठीक है। और यही चीज को एक केल्विन भाई साहब ने बोलने की कोशिश की, तो उनके स्टेटमेंट को हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बुलाते हैं। तो जब भी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पूछेगा आपसे, तो आपको हीट इंजन बना के दिखाना और हीट इंजन के बारे में लिखना है। और अगर हीट इंजन पूछेगा तो आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में लिखना ही है, क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं। केल्विन प्लैंक वाले ने, भाई साहब ने यही बोला था कि कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता। अगर वो एनर्जी ले रहा है, वर्क डन करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करेगा बाहर। सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी थर्मल डिवाइस टू ऑपरेट इन सच अ वे कि वो हीट को रिसीव कर रहा है एंड वो टोटल 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क, पूरी हीट को नेट अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, इट इज इम्पॉसिबल। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता, ये केल्विन भाई बोल रहे थे अपने, ठीक है ना। अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक्जैक्टली सेम स्टेटमेंट लिखें, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हीट इंजन के बारे में, केल्विन प्लैंक के बारे में। अब इसी का उल्टा कौन बोल रहे थे, क्लॉजियस भाई साहब, ठीक है। क्लॉजियस भाई साहब हीट पंप के बारे में बोल रहे हैं। हीट पंप क्या करता है, हीट पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है जो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पहुंचाता है उस पर वर्क करके। मतलब कोई चीज लोअर एनर्जी, उस पर वो काम करेगा, काम करके वर्क डन देगा, तो वो उसको हायर एनर्जी पे पहुंचाएगा, ठीक है। ये काम किसका है, हीट पंप का। क्लॉजियस ने क्या बोला कि अगर आपको किसी भी चीज को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे पहुंचाना है तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो वो चीज लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे नहीं पहुंचेगी। ये उनका स्टेटमेंट है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस जो कि आपके लोअर ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है जो लोअर से हॉटर पे पहुंचा दे बिना वर्क किए। लोअर से हॉटर पे पहुंचाना तो वर्क करना ही पड़ेगा, क्लॉजियस का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ये हो गया सारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जाग रहा हूँ तुम्हारी तरह रात को, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या क्या मैसेज करने लगे हैं लोग, रात के 2 बजे अपलोड कर देना, लेकिन कर देना भाई कुछ भी करके, गेटिंग दीज काइंड ऑफ मैसेजेस। तो टेंशन मत लो, जाग रहे हैं और करेंगे अपलोड, ठीक है। सो ये तो हो गया डन। इसके बाद सिर्फ इसका एक न्यूमेरिकल होता है जो इसकी एफिशिएंसी पे होता है। तो अभी जो तुम्हें दिख रहा है वो एफिशिएंसी है गाइस, ठीक है ना। तो चलो, ये भी लास्ट में दिखा देता हूँ कि यार एफिशिएंसी क्या होती है। अब जैसे हीट इंजन है, हीट इंजन में हमें आउटपुट में क्या मिलता है, वर्क मिलता है। और हम इनपुट में क्या देते हैं, हीट देते हैं। हायर टेम्परेचर से हीट लेता है, आउटपुट में वर्क देता है। तो आउट में जो वर्क मिल रहा है उसको आती हुई हीट से डिवाइड कर देंगे, तो एफिशिएंसी हीट इंजन की हो गई। यह है हीट पंप, ठीक है। हीट पंप क्या करता है, हीट पंप में आप खुद वर्क देते हो और उसको हायर टेम्परेचर पे पहुंचाते हो। तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हायर टेम्परेचर चाहिए। तो हम हायर टेम्परेचर Q1 रहेगा, और हमने जो काम दिया वो वर्क था, है ना। तो ये इसमें इनपुट होता है और हमें आउटपुट में क्या है, हायर
इधर क्या है, हम इनपुट में एनर्जी देते हैं और आउटपुट में हमको वर्क मिलता है। ठीक है, तो बस वही है कि इसमें उल्टा हो जाएगा, जो आउटपुट में मिल रहा है उसको हम इनपुट से डिवाइड करेंगे, तो ये एफिशिएंसी नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बुलाते हैं इसको। ठीक है, ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। वैसे ही जैसे हीट पंप काम करता है, वैसे ही आर, ये रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, बहुत ठंडे में तुम वर्क करोगे तो फिर वो ऊपर पहुंचाएगा रूम टेम्परेचर तक, काइंड ऑफ। ठीक है, तो अगेन आप इसमें भी क्या करते हो, वर्क देते हो और फिर हायर टेम्परेचर पे पहुंचाते हो। लेकिन लेकिन रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का काम होता है कि किसी ठंडी वाली सिचुएशन से और ठंडी वाली चीज निकालना। तो रेफ्रिजरेटर में हमारा काम है कि हम कितना ज्यादा बाहर निकाल पा रहे हैं एनर्जी को। तो रेफ्रिजरेटर के सीओपी में हम Q2 का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड बाय वर्क डन। ठीक है, समझ गए। हीट पंप रेफ्रिजरेटर में फर्क क्या है, हीट पंप में मुझे आउटपुट में हाई एनर्जी चाहिए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो Q1/W, कि मैं कितना ज्यादा गर्म एनर्जी फेंक पा रहा हूँ हीट पंप में। रेफ्रिजरेटर में क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं कितनी ज्यादा एनर्जी खींच पा रहा हूँ, तो खींच रहा हूँ एनर्जी डिवाइड बाय वर्क डन। ठीक है, तो इस तरीके से एफिशिएंसी होता है इसका। मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल डाल रहा हूँ, तो उसमें और आपको डिटेल आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, पढ़ाई शुरू कर दो। एंड सोना नहीं है, पास होना है तो फिर जागना पड़ेगा कल। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।